हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर या प्रकृति के मूल बलों से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसे फंडामेंटल इंटरेक्शंस या बेसिक फोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे फंडामेंटल इंटरेक्शंस इन नेचर भी कहते हैं, बेसिक फोर्सेज इन नेचर भी कह सकते हैं, ठीक है, या फंडामेंटल फोर्सेज कहते हैं, या प्रकृति के मूल बलों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल बल है। अमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट फोर्सेज आर ए गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्सेज, बी वैद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, सी प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज एंड डी दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गुरुत्वीय बल दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाले, जो हमारे पास नेचर है, नेचर में जो पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स यानी दुर्बल बल, सबसे ज़्यादा दुर्बल बल है। ध्यान रहे, यहाँ पर एक टर्म जो दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन डी जो दिख रहा है, ऑप्शन डी में कहा गया है दुर्बल नाभिकीय बल या वीक न्यूक्लियर फोर्स। ध्यान, ये इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम है दुर्बल नाभिकीय बल, लेकिन ये वीकेस्ट फोर्स नहीं होता है। ठीक है, ये वीकेस्ट जो दुर्बल नाभिकीय बल है ये गुरुत्वीय बल के कंपेरिजन में क्या होता है, स्ट्रांगेस्ट होता है। मीन्स जो हमारे पास प्रकृति में सबसे दुर्बल या वीकेस्ट फोर्स होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल बल है, यानी अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रांगेस्ट फोर्सेज आर। तो जैसे हमने देखा अभी हम लोगों ने दुर्बल यानी वीकेस्ट फोर्स देखा था, यहाँ पर भी ऑप्शन सेम वही दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे वीकेस्ट था तो हमने देख लिया, सबसे स्ट्रांगेस्ट जो होता है वो उसके नाम से भी रिलेटेड, जैसे हम देख रहे हैं प्रबल या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज। ठीक है, जैसा अभी हमने कहा कि जो हमारे पास ग्रेविटेशन होता है उसके साथ साथ बीक भी लगा हुआ है। ठीक है, तो बीक हमने क्या कहा, हमने कहा बीक जो होता है वो वीकेस्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम के साथ ही जो है वही सही भी है। क्या, यानी जो प्रबल होता है, प्रबल जो सबसे शक्तिशाली हो, या स्ट्रांग जो होता है। ठीक है, तो स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर क्या है, तो स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर जो कौन है, प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रहिए, प्रबल नाभिकीय बल जो होता है ये ओनली एंड ओनली न्यूक्लियस में पाया जाता है। जैसे हमारे पास एटम दिख रहा है। ठीक है, अब एटम जो दिख रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब एटम यहाँ पर तो सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हमारे पास पोर्शन जो होता है न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज और इसके साथ साथ वीक न्यूक्लियर फोर्सेज भी, ध्यान है दोनों, ठीक है, जिन दोनों फोर्सेज में न्यूक्लियर टर्म जुड़ा हुआ है, ये दोनों को दोनों फोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं, या इसका इंट्रैक्शंस कहाँ होता है, या कहाँ वर्क करते हैं, तो इनसाइड न्यूक्लियस करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास फोर्सेज हैं, तो स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर कौन है, प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबल नाभिकीय बल का क्षेत्रकण, यानी हमारे पास क्या है, द फील्ड पार्टिकल ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज आर ए न्यूट्रिनो, बी फोटॉन, सी पाई मेसन, डी ग्रेविटॉन। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन जो दिख रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन सी हमारे पास दिख रहा है ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो जो हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसका जो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं जिसके थ्रू इंटरेक्शंस होता है वो क्या होते हैं, पाई मेसन्स होते हैं। ठीक है, पाई मेसन्स के थ्रू इसमें इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दुर्बल नाभिकीय बल का क्षेत्रकण है, यानी हमारे पास द फील्ड पार्टिकल ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आर। तो यहाँ भी हमारे पास वही ऑप्शन दिख रहे हैं जो ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, न्यूट्रिनो, फोटॉन, पाई मेसन एंड ग्रेविटॉन। ठीक है, तो जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है या हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं, इसका फील्ड पार्टिकल जो होता है वो कौन सा होता है, तो उसका फील्ड पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। ठीक है, इसका रिएक्शन भी देखा गया था जब हम इसको पढ़े थे, तो हम क्या देखे थे, इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो होता है ब्रेक होता है एक प्रोटॉन में और एक बीटा पार्टिकल में। क्या होता है, एक बीटा पार्टिकल में ब्रेक होता है। ठीक है, तो हमारा और प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो ब्रेक होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल है क्या, बीटा पार्टिकल मेनली होता क्या है, तो बीटा पार्टिकल मेनली होता है क्या, इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस। ध्यान रहे, बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है, क्योंकि ये होता क्या है,
न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए एक न्यूट्रॉन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। तो उसी इलेक्ट्रॉन को जब वो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। जब बाहर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में रेडियो एक्टिव जब डीके पढ़ा जाएगा वहाँ पर इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। ठीक, तो दुर्बल नाभिकीय बल का जो हमारे पास क्षेत्र कण या जो फील्ड पार्टिकल होता है कौन सा होता है? न्यूट्रिनो। क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत चुंबकीय बल का क्षेत्रकण है यानी द फील्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आर। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, ऑप्शन जो है सेम दिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं उसी चारों का जो हमारे पास फील्ड पार्टिकल है हमने उन्हीं को ऑप्शन ले लिया। ठीक है, यानी 4 फंडामेंटल फोर्सेज के 4 फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो उनके जो क्षेत्रकण हैं वो होते हैं। इसे विद्युत बलवाहक कण के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, जो हमारे पास यहाँ पर क्षेत्रकण कण है इसको हम बलवाहक कण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैद्युत चुंबकीय बल होता है इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है फोटॉन। ठीक है, जो फोटॉन होता है, फोटॉन सिंपली कह सकते हैं सनलाइट। जैसा कि प्लांक की क्वांटम थियरी है उस अकॉर्डिंग क्या होती है, जो सनलाइट से यानी सन से जो एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है? H = NH न्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? यह नंबर है, H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और यहाँ से कहा गया था कि जो सनलाइट से एनर्जी आती है, सन से एनर्जी आती है सनलाइट के फॉर्म में, वो क्या होती है? वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H न्यू होती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर तो जो फोटॉन होता है, जो सनलाइट से एनर्जी आती है वो किसी बंडल या पैकेट्स के फॉर्म में होती है, और उसी बंडल या पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास फील्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं या वैद्युत चुंबकीय बल का क्षेत्रकण जो होता है वो क्या है? तो है फोटॉन। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वीय बल का क्षेत्रकण है द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर। तो जैसा हमने देखा यहाँ पर 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, 4 ऑप्शन भी जो दिए गए हैं वो सब के सब क्या हैं? वो सब के सब फील्ड पार्टिकल ही इन्हीं 4 को। तो हमने न्यूट्रिनो भी देख लिया, फोटॉन भी देख लिया, पाई मेसान भी देख लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास दिख रहा है ग्रेविटॉन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वीय बल हमारे पास है, इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है, क्षेत्रकण होता है, वो क्या होता है? ग्रेविटॉन होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है पहले हम इसको बता देते हैं। जैसा सभी लोगों ने क्लास 9th या लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो न्यूटन्स का हमारे पास लॉ है, ठीक है, जो हमारे पास ग्रेविटेशन का लॉ है वो क्या कहता है? ग्रेविटेशन का लॉ कहता है कि एफ जो हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कलर यूज कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है, तो जो न्यूटन्स लॉ कहता है क्या होता है? F = क्या होता है? G(m1 m2 अपॉन r² होता है ना। अब इसमें जरा देखें तो जी तो कांस्टेंट होता है। अगर क्या हो मास भी हम कांस्टेंट कर दें, m1 m2 भी कांस्टेंट कर दें, तो क्या होगा? अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो जो फोर्स होगा वो स्क्वायर के इनवर्सली फॉर्म में डिक्रीज करेगा। मीन्स अगर हम यहाँ r = 1 पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी जो फोर्स मिलेगा वो F न्यूटन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम r के प्लेस पर 2 कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और अपान में है तो जो हमारे पास फोर्स मिलेगा इस केस में वो क्या मिल जाएगा? अब वो F न्यूटन नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा? F/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F/4 न्यूटन मिलेगा। क्यों? 2 का स्क्वायर 4 होता है और अपान में है डिनोमिनेटर में। ठीक, सिमिलरली क्या कर दें, अब हम r के प्लेस पे 3 पुट कर दें, तो अगर हम 3 पुट कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा? अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिनोमिनेटर में है तो F/9 हो जाएगा। ठीक है, F/9 और न्यूटन हो जाएगा। तो हम देख क्या रहे हैं? हम ये देख रहे हैं जो डिस्टेंस के इंक्रीज होने पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या कर रहा है? वो स्क्वायर के फॉर्म में डिक्रीज कर रहा है। तो इसी लॉ को जो हम देखेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं F जो है ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² कह सकते हैं, और इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ये हमारे पास ग्रेविटेशन के लिए हमने देखा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, ये क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा जाएगा और मैग्नेटिज्म पढ़ा जाएगा उसके लिए फुलफिल करता है। यानी हमारे पास जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है नंबर ऑफ प्लेसेज पे ये वर्क करता है। ठीक, जैसा हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है और मैग्नेटिज्म मैग्नेट से रिलेटेड है। ये सभी क्या करते हैं? ये सभी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, तो जैसा हमने भी देखा, हमने गुरुत्वीय बल को बताया, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। वैद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक दोनों के दोनों क्या करते हैं? ये व्युत्क्रम वर्ग नियम को पालन करते हैं, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिख रहा है? ए और बी दोनों क्या है? करेक्ट है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन सी जो दिख रहा है, ए एंड बी बोथ आर
करेक्ट, यानी हमारे पास जो ऑप्शन ए और बी यानी सी का ऑप्शन जो दिख रहा है, क्योंकि सी में कहा गया क्या, सी में कहा गया है ए और बी बोथ, यानी ए गुरुत्वीय बल और बी वैद्युत चुंबकीय बल दोनों को दोनों क्या करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्या देखा कि जो गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब ये दोनों को दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन या तो दिख रहा है प्रबल नाभिकीय बल और फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वीय बल और वैद्युत चुंबकीय बल दोनों को दोनों क्या है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करते हैं। यानी ऑप्शन अपने आप सी क्लियर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। यानी क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी जो प्रबल नाभिकीय बल होते हैं ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक ना। जैसा हम जानते हैं अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक ना, हम इस कलर को चेंज कर दें, ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है तो ये जो हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के इनसाइड तो वर्क करते ही करते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, जैसे हम देख रहे हैं न्यूक्लियस अगर हमारे पास ये सेंटर है, ठीक है, ये हमारे सेंटर है, तो यहाँ पर भी जो आउटर रीजन होंगे, यानी ध्यान रहे इस सर्किल के अंदर ही, इस सर्किल के अंदर ही जो अगर हम न्यूक्लियस कंसीडर कर रहे हैं, एवरीवेयर हमारे पास जो भी पोजीशन में, यहाँ पर पोजीशन कहें, यह पोजीशन कहें, कोई पोजीशंस कहेंगे, सभी पोजीशंस पे क्या होते हैं, सभी के सभी पोजीशंस पर, जैसे हम यहाँ पर पोजीशंस शो करेंगे यहाँ पर, ठीक ना, तो सभी के सभी पोजीशंस पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पोजीशंस लेंगे, कोई पोजीशंस लेंगे, सभी पोजीशंस पे क्या होते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तभी तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक ना। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी दे रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन असंरक्षित बल है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज? ए गुरुत्वीय बल, बी वैद्युत चुंबकीय बल, सी प्रबल नाभिकीय बल, डी उपरोक्त सभी, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक ना। तो असंरक्षित बल जो जैसे ध्यान रहे, तो जो गुरुत्वीय बल होते हैं या और वैद्युत चुंबकीय बल होते हैं, दोनों को दोनों क्या होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, संरक्षित नेचर के होते हैं, ठीक ना। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे हम देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक पोजीशन है, ये हमारे पास एक पाथ है, थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए, ठीक ना। तो जैसे हम देखें हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, ठीक ना। अब ए टू बी जाने के नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं क्या, ए टू बी जाने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, हम ए से बी इस पर जाएं, हम बी तक जाने के लिए जिग जैग पाथ को फॉलो करें, इस प्रकार जाएं, ठीक ना, इस प्रकार जाएं, नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं ए टू बी के लिए, और डायरेक्टली ए टू बी चले जा सकते हैं, ठीक। तो अगर हमारे पास जो यहाँ पर वर्डन हो रहा है उसमें जो फोर्स वर्क कर रहा है, वो फोर्स क्या करे, ओनली एंड ओनली पोजीशन ए और पोजीशन बी के पोजीशंस पर, यानी इफ द फोर्सेज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, यानी पोजीशन ए और बी पर डिपेंड करता है, तो इस प्रकार के जो फोर्सेज होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब होते हैं कंजर्वेटिव नेचर के, ठीक ना। जबकि यहीं पर हमारे पास जो है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, विस्कस फोर्स होते हैं, ठीक है, इस सब के सब क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल और वैद्युत चुंबकीय जो बल होते हैं ये क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, यानी कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, और जो प्रबल नाभिकीय बल है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या होते हैं, असंरक्षित होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। मीन्स नॉन कंजर्वेटिव क्या, जैसे हमने कहा कंजर्वेटिव केस के लिए क्या है, तो कंजर्वेटिव के लिए ए टू बी जाने के लिए हमारे पास क्या पाथ फॉलो किया गया, इस पर कोई मतलब नहीं, हम किसी भी पाथ से जाएं। लेकिन जो कंजर्वेटिव होते हैं उनके लिए क्या, उनके लिए क्राइटेरिया है, हमें ये भी बताना पड़ेगा ए टू बी हम तो गए, हम यहाँ से ए टू बी गए, लेकिन किस पाथ को फॉलो किए, इसको फॉलो किए, इसको फॉलो किए, इसको किए, या हम कोई जिगजैग पाथ को फॉलो किए, ठीक है। तो इसको भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, अरे हम इधर से जाएंगे तो हमें पाथ कम ट्रेवल करने का, फ्रिक्शन कम मिलेगा, इधर से जाएंगे बहुत लंबा पाथ मिलेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल है या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। इनके लिए हमारे पास क्या होते हैं, पाथ को प्रोवाइड, यानी ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के साथ साथ पाथ पर भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
बल कैसी राशि है, व्हाट इज द फोर्स, यानी फोर्स एक कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारे पास 4 दिख रहे हैं, सदिश वेक्टर क्वांटिटी, अदिश स्केलर क्वांटिटी, प्रदिश टेंसर क्वांटिटी और उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। ध्यान रहे सदिश और अदिश वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में सभी लोग सुने होंगे, लेकिन प्रदिश यानी टेंसर क्वांटिटी के हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे हों या देख रहे हों, या कुछ लोग हो सकता है पहले भी सुने हों। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वांटिटीज होते हैं सदिश और अधिक साथ एक प्रदिश भी होती है जिसे टेंसर भी कहते हैं। सदिश राशियां या सदिश क्वांटिटी वो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस एंड आल्सो ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसी क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं सदिश राशि को और वेक्टर एडिशन का लॉ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और जबकि अदिश या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं, और जो प्रदिश राशियाँ होती हैं इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग होता है, कहने का सेंस इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस भी होते हैं, लेकिन ट्रायंगल लॉ के जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशंस है, जो वेक्टर एडिशन का लॉ है इसको ओबे नहीं करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक ना। तो जो टेंसर क्वांटिटीज़ के बारे में क्लास 11th में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा जाएगा, मैथमेटिक्स में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल होता है, वो भी क्लास 12 के बाद, ठीक ना। इसलिए बस इसके ज़्यादा डिटेल नहीं स्टडी करना है। तो बल जो है, बल क्या होता है जैसा हम जानते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक ना। ये हमारे पास क्या एक्सलेशन है, एक्सलेशन कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। और हम एक चीज़ और भी जानते हैं क्या, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एक्सलेशन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज आल्सो वेक्टर, यानी एक्सलेशन में अगर क्या करें, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी तो एक्सलेशन ही रहेगा। अरे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन ही है, हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तभी वो एक्सलेशन ही रहेगा। यानी अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में किसी स्केलर से, जैसे मास है क्या, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना, तो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो क्वांटिटी वेक्टर ही रहता है। जो नेक्स्ट क्वांटिटी जो बनेगा, जैसे हम देख रहे हैं एक्सलेशन अनदर क्वांटिटी है और मास अनदर क्वांटिटी है, दोनों का जो प्रोडक्ट मिल रहा है फोर्स बन रहा है वो एक अनदर क्वांटिटी है। और फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसा हम जानते हैं कहीं पर भी अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है, बल लगाया जाता है, तो हम बताते हैं कि हम इस डायरेक्शन में अप्लाई किए या इस डायरेक्शन से, यानी ईस्ट में अप्लाई किया गया है, वेस्ट में अप्लाई किया गया, नॉर्थ में अप्लाई किया गया, साउथ में अप्लाई किया गया, हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक ना।